आप लोग चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। ये वर्क ऑफ एनर्जी चैप्टर या सेंटर ऑफ मास के पहले पढ़ता है। कोलिजन इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज़ के बीच में मोमेंटम के रीडिस्ट्रीब्यूशन जो फिनोमिना है उसी को हम कोलिजन कहते हैं। ठीक है, कितने टाइप का होता है कोलिजन तो इसकी कैटेगरी देख लेते हैं। इसकी दो कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन को हम वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं, 1D कोलिजन, 2D कोलिजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये दो टाइप के हैं। ठीक है, अब ईच ऑफ हेड ऑन हो या ऑब्लिक हो, इसकी भी तीन कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन लॉज। पहला होता है इलास्टिक, दूसरा होता है पार्शियली इलास्टिक, तीसरा होता है पार्शियली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक या इसको इनइलास्टिक भी कहते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही तीन कैटेगरी होती हैं, इलास्टिक और दूसरा होता है पार्शियली इनइलास्टिक। मैंने पहले वाले में पार्शियली इलास्टिक लिखा है, देखिए ये यहाँ पे पार्शियली इनइलास्टिक लिख दिया। दोनों का एक ही मतलब है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, 1 ग्लास ऑफ वाटर उससे आधा खाली कर दीजिए तो उसको आप हाफ फिल्ड भी कह सकते हैं और हाफ एम्प्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, आधा भरा या आधा खाली। और इसको जो पार्शियली परफेक्टली इनइलास्टिक, उसको नॉर्मली इन इलास्टिक भी बोले तो भी चल जाएगा, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये दो कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन लॉज ये हैं। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ लागू होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हर एक कोलिजन में लागू होता है, एप्लीकेबल है, मैंने टिक कर दिया, करेक्ट। दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इलास्टिक कोलिजन्स हैं दोनों, चाहे 1D हो चाहे 2D, इसमें लागू होता है और इन दोनों में एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है, मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोलिजन 1D और 2D कोलिजन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। राइट, कोलिजन 1D एंड 2D इनको देखते हैं। तो पहले हम डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D कोलिजन चेक करते हैं क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D कोलिजन, डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D कोलिजन। 1D एंड 2D कोलिजन में डिफरेंस किस बात का है। तो सपोज़ जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ एक बॉल है हमारे पास, m1 मास की है, कुछ स्पीड v1 से आ रही है, ये बॉल का सेंटर ऑफ मास है। दूसरी बॉल इसी लाइन पर रखी हुई है, उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन पर है और इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अब गौर देखें दोनों के बीच ये बिफोर द कोलिजन v1 शुड बी ग्रेटर देन v2 टू बी कोलिजन होने के लिए v1 वैल्यू v2 से बड़ी होनी चाहिए। ये बिफोर द कोलिजन दोनों एक ही लाइन पर चल रही हैं। आफ्टर द कोलिजन तो आप देखें इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊं तो ये ऐसा हो सकता है, m1 इसकी रिलेटिव वेलोसिटी v1 बड़ी है, v2 छोटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 हो जाएगी और इसी लाइन पे इसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं। ये रेस्ट हो गई, तो ये रिलेटिव डायग्राम है, रिलेटिव वेलोसिटी हमने शो कर दी है। एंड द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ मास C1 एंड C2, सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन पे। देन आफ्टर कोलिजन, वो बिफोर कोलिजन बातें थी, ये आफ्टर क्या होगा। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूव इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, एक नई वेलोसिटी से v1 डैश
और ये वाली बॉडी v2 डैश से मूव करेगी। तो आपका स्टेटमेंट ये आ गया। इफ़, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ़ बिफोर कोलिजन v relative velocity between both bodies is along the line joining their center of mass, then after collision they will move in same straight line, same straight line. Then such type of collision is known as head-on or 1D collision. Head-on or 1D collision. यानी कि ये रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर जो आपके पास आया है, यहाँ पे मैं दिखाऊँ, दिस वन इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर, और ये इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन पर है, तो इसलिए ये हेड ऑन कोलिजन होगा। और बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दे विल मूव इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे कोलिजन को वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं, 1D कोलिजन की ये कैटेगरी होती है। हाँ, 2D में क्या होगा, 2D में यही रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर जो इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन पर नहीं होगा बिफोर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन वो एक प्लेन में मूव करेंगी। तो जैसे मैं डायग्राम दिखाता हूँ 2D कोलिजन के बारे में, यानी 2D मतलब ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन देखेंगे बिफोर द कोलिजन, दिस वन, सपोज दिस इज v1 m1 mass and suppose this is v2 m2 mass, जस्ट बिफोर द कोलिजन डायग्राम में। तो आफ्टर कोलिजन अगर देखें तो v1 ये है, v2 ये है। अगर मैं 2 को रेस्ट पे ले लूँ, 2 वाली रेस्ट पर होगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 ले ली इसकी, तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी कुछ इस डायरेक्शन पे, दिस एंड दिस, तो कुछ ऐसे आ जाएगी, ये v रिलेटिव। अगर आप दोनों का वेक्टर देखें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, v रिलेटिव v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ठीक है, v रिलेटिव ये डायग्राम आ जाएगा। तो इनका सेंटर ऑफ मास ये C1 है, ये C2 है, सेंटर ऑफ मास की ज्वाइनिंग लाइन ये है, और v रिलेटिव किसी एंगल पर, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सेम लाइन पर नहीं है। देन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन एक बॉडी कुछ ऐसे जाएगी और दूसरी बॉडी कुछ ऐसे जाएगी, नई वेलोसिटी v1 डैश एंड v2 डैश हो जाएंगी। मैंने इंडिकेटिव डायग्राम दिखाया, कोई जरूरी नहीं किसी डायरेक्शन में, बट एक प्लेन में जाएंगी। तो मूव्स इन ए प्लेन, तो ऐसे कोलिजन को हम 2 डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। यानी कि v रिलेटिव बिफोर कोलिजन is not on the line joining their center of mass. Before collision is not on the line joining their center of mass. Their center of mass, ठीक है। तो ऐसे कोलिजन को 2 डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। तो बिफोर द कोलिजन जो भी रहा हो, बट आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव इन ए प्लेन, आफ्टर कोलिजन मूव्स इन ए प्लेन। दोनों की लाइन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है अलग अलग हो जाएंगी, एक लाइन पर नहीं होंगी। तो ऐसे कोलिजन को हम ऑब्लिक या 2 डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1D कोलिजन्स के बारे में। नेक्स्ट आगे 1 डायमेंशनल कोलिजन, 1D और हेड ऑन कोलिजन। 1D या हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? तो 1D या हेड ऑन कोलिजन आपने समझ लिया है कि बिफोर द कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे, सेम लाइन पर होंगे, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस। तो मैंने यहाँ पे ऐसे एक बॉडी ले दी है,
Let us suppose m1 mass, u1 वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पर दूसरी बॉडी है, m2 मास, u2 वेलोसिटी। ठीक है, ये तो बिफोर द कोलिजन है, बिफोर। अब आफ्टर की बात करें तो आफ्टर कोलिजन v1 वेलोसिटी, m1 मास एंड v2 वेलोसिटी, m2 मास। ठीक है, ये आपके पास कोलिजन आफ्टर द कोलिजन का केस आ जाए, नई वेलोसिटी आ चुकी है। हाँ, ये बात कंफर्म है कि बिफोर द कोलिजन u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी इनके बीच का कोलिजन होगा, टक्कर होगी। एंड आफ्टर द कोलिजन कंफर्म हो जाता है v2 ग्रेटर देन v1, आगे वाली बॉडी की स्पीड तेज हो जाए कि उसको इम्पैक्ट मिला होगा, v2 ग्रेटर देन v1, उस पर एक इम्पैक्ट मिला होगा वेलोसिटी का, तो v2 ग्रेटर देन v1। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, पहला पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं तो इनिशियल मोमेंटम इसको टू फाइनल, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इससे हमें वेक्टर का ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि सारी चीज़ें, सारे वेलोसिटी देखिए, दिस वन u1 u2 v1 v2 सब एक लाइन पर है, तो हम इसको एज ए स्केलर ट्रीट कर सकते हैं बाई असाइनिंग एनी वन डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव एंड रिवर्स एज ए नेगेटिव। हम मोमेंटम वेक्टर को उसके मॉड से, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से लिख सकते हैं, प्लस माइनस लगा करके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, एक इक्वेशन। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से पैरामीटर में गिवन थे, m1 u1 m2 u2, ये हमारे गिवन पैरामीटर थे। हमको निकालना है v1 एंड v2, या नॉन पैरामीटर में निकालना है। अभी एक पैरामीटर और दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन हमें एक ही अभी तक मिली है। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी वो मैं बताता हूँ, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। रेस्टिट्यूशन, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ये क्या होता है? तो लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में कॉफिशिएंट डिफाइंड होता है ई। अब ये ई क्या होता है? ई होता है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दो स्पीड का रेशियो होता है अपॉन रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन, यानी कि मॉड लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन, कोलिजन ये कॉफिशिएंट है, इसको बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई को बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नोन एज द कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। यानी आप ये भी कह सकते हैं बिफोर द कोलिजन जो है ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही होती है, तो रिलेटिव स्पीड जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होगा। आफ्टर कोलिजन एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, दूर हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन होगा। तो एज पर डायग्राम आप देख पा रहे हैं ई की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एज पर डायग्राम ई जो हमारे पास आएगा, ई आफ्टर कोलिजन v2 इज़ ग्रेटर देन v1, ये लिखा हुआ है देखिए, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा। बिफोर कोलिजन u1 माइनस u2 होगा, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन से दो पैरामीटर्स हैं, v1 एंड v2 अननोन है, निकालने। आपको ये e की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन पैरामीटर में होगी। हाँ, मैं e के लिए बता दूँ, e इज इक्वल टू 1 होता है अगर इलास्टिक कोलिजन है, फॉर इलास्टिक कोलिजन e इज इक्वल टू 0 फॉर इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
ई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के बीच में होता है पार्शियली इनइलास्टिक के लिए, पार्शियली इनइलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन, ये आपको याद रखना है। अगर सिर्फ इलास्टिक कह दे उसका मतलब E1 दिया है, परफेक्टली इनइलास्टिक कह दे तो E0 दिया है, बाकी इसके अलावा E की वैल्यू आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस नंबर 1 जो और 2 जो दिख रही हैं, हमने कंजर्वेशन लॉ लगाए हैं और रेस्टिट्यूशन लॉ लगाए हैं। हाँ, अगर एक मैं स्पेशल पॉइंट यहाँ कह दूँ, इफ़ गिवन है, इफ़ गिवन दैट इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन आपको दे दिया जाता है तो यानी कि इसका मतलब E=1 है, और आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगी। तो गौर देखें, शुरुआत और बाद में दोनों बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ही है, तो हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर। एक इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। तो एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल, सिर्फ काइनेटिक के टर्म काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन 3 भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी सलाह है इसका यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपको सिर्फ वेलोसिटीज़ निकालनी है तो इस इक्वेशन का यूज़ करने पे आपको v1 v2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, जबकि ऊपर वाली 1 और 2 इक्वेशन यूज़ करने पे आपको लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कहीं स्क्वायर नहीं लगे हुए, चाहे इक्वेशन 2 देखें या 1 देखें। तो इसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में जो भी टाइम लगता है, क्वाड्रेटिक आ जाते हैं उससे दोगुने से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको जब तक ज़रूरत ना पड़े एनर्जीज वाले टर्म की, तब तक मेरी सलाह है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं कुछ एक फॉर्मूले बना लेते हैं। वैसे उन फॉर्मूलों से मैं कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा। इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके मैं v1 v2 सॉल्व करता हूँ। तो अगर देखें तो ई की यहाँ पे अगर देखें, मैं यहाँ से पहले v1 निकालने जा रहा हूँ, तो मैं v2 को सब्सटीट्यूट करूँगा। यहाँ से v2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v1 प्लस ई इंटू u1 माइनस u2। देखिए e इंटू u1 माइनस u2 उधर मल्टीप्लाई करते हैं और v1 उधर प्लस करते हैं, v2 है। अब ये v2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी जाए तो हमारा v1 आ जाएगा और सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1, v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, और हमने v2 निकाल लिया है, v2 इक्वेशन 2 से निकाला है v1 प्लस ई टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। इसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लेस पे आ जाएगा v1 प्लस ई u1 माइनस u2। यहाँ आपके पास आएगा m1u1 प्लस m2u2। अब गौर देखें, m2 इंटू ई वाला टर्म, ये जो प्लस में यहाँ मिले उसको इधर ले जाते हैं, माइनस का m2 ई इंटू u1 माइनस u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। गौर देखें, ये m1 v1 था, यहाँ से m2 v2 मिलेगा, v1 मिलेगा, v1 कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसको रिसेट कर देते तो u1 वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो ये u1 का टर्म है और एक ये u1 का टर्म होगा, तो आपके पास आएगा m1 माइनस ई m2 इंटू u1, यह आ जाएगा। u2 के साथ क्या आएगा, प्लस m2u2 ये है आपके पास, और ये प्लस का बनेगा ई m2u2। ठीक है, तो आपके पास m2 प्लस ई m2 इंटू u2, ये आपके पास आ जाएगा। अब ऊपर यहाँ v1 अगर हम बचा रखें v1, तो आपके पास m1 प्लस m2 का डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 और यहाँ पर भी m1 प्लस m2, ये आपके पास v1 की वैल्यू आ जाती है।
फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, मैं याद करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ, फिर भी इससे मैं कुछ डायरेक्ट रिजल्ट निकालूंगा, इसलिए मैंने इन फॉर्मूलों को बना लिया है। ठीक है, ये V1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से V1 की वैल्यू निकालता और V1 की वैल्यू इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र करके और V1 के प्लेस पे यहाँ रख देता और सॉल्व करता, तो हमारे पास V2 आ जाता। V2 का सेम टाइप का फॉर्मूला है। इस प्रॉब्लम में 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 रख दीजिए, तो V1 की जगह मैंने V2 कर दिया। तो अब यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये आपके पास आएगा M2, यहाँ पे मैं कुछ गलत लिख गया हूँ, U1, हाँ M1 माइनस EM2, ठीक है। तो M2 माइनस EM1, 1 की जगह 2, 2 जगह 1, M2 माइनस EM1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे U2 हो जाएगा प्लस M1 प्लस EM1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा U1। ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ये V2 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट मिल चुके हैं, बस 1 जगह 2, 2 जगह 1 रख देना था आपको। ठीक, ये वेलोसिटीज़ आ चुकी हैं। अब इनका यूज हम करेंगे, इन वेलोसिटीज़ का यूज़ करेंगे कुछ पैरामीटर्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ एक दो केस बता देता हूँ, बाकी 30 मिनट्स के आसपास ये वीडियो रहेगा, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए केस देख लेते हैं। ये वेलोसिटीज़ आ चुकी हैं, अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम में, एक केस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे केस 1, एक एग्जांपल लेते हैं। केस 1, टू आइडेंटिकल bodies collide elastically during head-on collision. वैसे मैंने ऊपर फॉर्मूले बनाए, मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ, मैं आपको सलाह देता हूँ कि इन फॉर्मूलों को याद करने की ज़रूरत है नहीं। आप सीधे इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन लॉ लगाएंगे, सारे रिजल्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सपोज़ M मास की बॉडी A है, मास M है, ये V1 स्पीड से जा रही थी, दूसरी M मास की बॉडी थी, ये V1 नहीं, U1 ले लेता हूँ, U1 स्पीड से, ये भी मास M की थी, U2 स्पीड से। आफ्टर कोलिजन A बॉडी, ये B बॉडी थी, ये A हो गई, इसकी नई वेलोसिटी हमने V1 डैश लिख रखी है, V1 डैश नहीं, V1 ही लिख रखी है, सॉरी। नई वेलोसिटी U1 से V1 हो जाएगी, फिर B बॉडी की वेलोसिटी U2 से V2 हो जाएगी, ये हमें निकालना है। इलास्टिक कोलिजन डिफाइंड है, तो अब करना क्या है, M1 इक्वल टू M2, इन दोनों प्लेस पे M रख देना है और E के प्लेस पर 1 रख देना है। चलिए वैल्यू चेक करते हैं, आते हैं अपने इस फॉर्मूले पे। तो V1 कितना आएगा, M1 M2 सेम कर देने, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। देखिए M1 M2 सेम हो जाएंगे और E आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। अब यहाँ M1 M2 सेम है, तो ऊपर आएगा M प्लस M, E की वैल्यू 1 है, तो 2M अपॉन 2M इंटू U2, तो V1 की वैल्यू U2 आ जाएगी। तो V1 की वैल्यू सॉल्व करके U2 आ जाएगी। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले पे। अब V2, तो M1 M2 सेम है, तो यार टर्म अभी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए M प्लस M, 2M अपॉन 2M, तो V2 वैल्यू U1 आ जाएगी। तो यहाँ से V2 की वैल्यू जो है U1 आ जाएगी। यहाँ से एक रिजल्ट हमको मिल गया, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है जो मैंने ऊपर लिख रखी है, टू आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन, अगर ऐसी वैल्यू है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब वेलोसिटीज़ हैं, माइंड इट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों एक्सचेंज होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मैं कोई एग्जांपल लूँ, बॉडी A है, M मास की 10 की स्पीड से जा रही थी, बॉडी B है, M मास की
7 की स्पीड से जा रही थी, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो आफ्टर द कोलिजन आंख बंद करके आप बिना कैलकुलेशन आप आंसर दे सकते हैं। बॉडी ए की वेलोसिटी 7 हो जाएगी और बॉडी बी की वेलोसिटी 10 हो जाएगी। पहला एग्जांपल ये है। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जिससे कि आपको डायरेक्शन का भी अंदाज़ा हो जाए। बॉडी ए m मास की है, ये 8 की स्पीड से जा रही थी। बॉडी बी ये भी m मास की है, ये इधर 3 की स्पीड से आ रही थी। टक्कर हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन ए एंड बी, ए एंड बी दोनों आइडेंटिकल थे, इलास्टिक कोलिजन हुआ था। तो ए के पास बी की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी बैक साइड है 3, तो बी ए के पास पीछे की ओर 3 आ जाएगी और बी के पास आगे की ओर 8 हो जाएगी। मास m मास m, तो हमने जो ऊपर रिजल्ट निकाला उससे मैं ये रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अपने आप में ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है कि वो अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं केस 2 में। केस 2 देखिए क्या है। केस 2, इफ़ m इक्वल टू, हम ऐसा कर लेते हैं, ड्यूरिंग इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो क्या होगा। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक इट मीन्स ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ई की वैल्यू 0 हुई, मैं डायग्राम लेता हूँ। इसमें मास की कोई कंडीशन नहीं, m1 हो सकता है, u1 स्पीड है, m2 हो सकता है और u2 स्पीड है। ई 0 दिया है बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन अगर मैं अपने फॉर्मूले पर आऊँ तो फॉर्मूले पे कुछ नहीं करना, मुझे ई को 0 कर देना है। जो मैंने फॉर्मूले बनाए हैं ये देखिएगा, अगर मैं ई को 0 कर दूँ तो आपके पास क्या आएगा। अगर मैं ई को 0 कर दूँ तो m1 u1, ये ई 0 हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा और v2 भी यही आने वाला है। तो उस केस में ऐसा लगेगा बोथ विल स्टिक टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रहेंगे। कांटेक्ट रहने के साथ साथ इनके पास एक कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। अगर इसकी मैंने v1 मानी थी, इसकी मैंने v2 मानी थी, तो v1 इक्वल टू v2, इसको कॉमन नेम में v दे देता, कॉमन वेलोसिटी होगी, वो होगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी, दे विल स्टिक टू ईच अदर, ऐसा लगेगा ये एक दूसरे से स्टिक कर गई हैं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है, याद रखना है। तो कई बार डायरेक्टली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में ए हैवी बॉडी, ए लाइट बॉडी कोलाइड विद द हैवी बॉडी। केस नंबर 3, ए लाइट बॉडी कोलाइड विथ हैवी बॉडी। जैसे एक बॉल है, दीवार में आप पटक दीजिए, किसी बस में, ट्रेन में ऐसे मारिए, किसी हैवी बॉडी मारिए, हिल पे मारिए, ए लाइट बॉडी या फ्लोर से टकराइए, लाइट बॉडी कोलाइड विथ हैवी बॉडी। एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी से कोलाइड करे तो क्या होगा। तो जैसा ही आप ये देख पा रहे हैं, ऊपर वाले फॉर्मूलों से रिजल्ट आएगा। ये हमारे पास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और u2 है, और एक m1 मास की बॉडी है, ये वॉल है, ये u1 स्पीड से टकराई है। ठीक है, अभी मैं हैवी बॉडी एट रेस्ट का केस ले लेता हूँ। अगर हैवी बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, तो u2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। पता है बिफोर कोलिजन ये है। अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में ऐसा कर लूँ, m2 बहुत बड़ा दे दूँ कंपेयर टू m1, यानी m2 के कंपेयर में m1 को निगलेक्ट करते हैं, 0 मान लो अपने ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले में। तो हमारे पास आफ्टर कोलिजन की जो कंडीशंस आने वाली वो ये हैं, हैवी बॉडी जो है हमारी वो एज इट इज़ रुकी रहेगी, v2 0 ही रहेगा, और v1 जो है वो वापस लौटेगी u1 से। ये आपके पास वापस लौटेगा। अब सॉल्व करें तो v1 वैल्यू आएगी माइनस की u1। माइनस ये बताएगा कि अपोजिट डायरेक्शन जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और u1 बताएगा जिस स्पीड टकराए तो उसके e टाइम से वापस लौट गई है। ठीक है,
तो अगर कभी भी आपको कोई फ्लोर पे, ये रिजिड फ्लोर है, कोई बॉडी टक्कर के पहले अगर उसकी वेलोसिटी v है तो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी अपवर्ड e टाइम्स ऑफ v हो जाएगी। वो फ्लोर को एक हैवी बॉडी माना जाता है, ठीक है। और फ्लोर हैवी बॉडी की वेलोसिटी में कभी कोई चेंज नहीं हुआ, भले वो मूव क्यों ना कर रही हो, ठीक है। अगर इसी में केस 4 में ले लूँ, अगर ये हैवी बॉडी मूव कर रही है u2 से नॉट इक्वल टू 0, एक लाइट बॉडी u1 से टकराती है, रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट e है, तो पता है आफ्टर कोलिजन क्या हो, आफ्टर कोलिजन हैवी बॉडी में कोई चेंज फिर भी नहीं आना, वो u2 से ही चलती रहेगी और ये वाली बॉडी रिवर्स होगी। पता है कितने से रिवर्स होगी, e टाइम्स ऑफ u1 माइनस 1 प्लस e टाइम्स ऑफ u2, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाता है इसी में इलास्टिक कोलिजन होता, E1 होता, तो वो अपनी वेलोसिटी u1 माइनस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी से रिटर्न होती, ये आपके पास बैक साइड में डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। तो आप इसी में ही E को 1 कर सकते हैं। अगर आपको हैवी बॉडी भी लाइट बॉडी की ओर आ रही है तो आप इसको u2 को अपने इस वाले रिजल्ट में नेगेटिव साइन का ले सकते हैं, नेगेटिव साइन का, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ रिजल्ट बताऊँ, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। ये सारे इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो मैंने बड़े वाले फॉर्मूले बनाए हैं उसी से आएगा। तो चलिए इस पे देख लेते हैं कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल 3 केस लूँगा। पहला, मास की जरूरत है नहीं, लाइट बॉडी है, ये जा रही थी 50 से, हैवी बॉडी जा रही थी आपकी 10 से, इलास्टिक कोलिजन ले लिया 1, तो टक्कर बाद क्या होगा, हैवी बॉडी 10 से ही जाती रहेगी, हैवी बॉडी 10 से जाएगी। लाइट बॉडी जो है वो खुद की E1 ले लिया है तो U1, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बनाया देखिए, अगर E1 ले लिया है तो U1 माइनस 2U2 से, तो इसकी वेलोसिटी 50 माइनस डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी माइनस 20, यानी कि 30 से रिबाउंड हो जाएगी। अगर मैं E को 1/2 ले लेता, तो आपके पास फॉर्मूला था इसके रिबाउंड होने का, EU1 माइनस 1 प्लस E इंटू U2, तो आपके पास होता 1/2, U1 था 50 माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू 10, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता, यह आता 25 माइनस 3/2 ऑफ 10, 5, 15, ये आपकी 10 से रिबाउंड होती, दैट्स योर आंसर, ठीक है। एक और केस लेता हूँ, केस 2। अगर आपके पास लाइट बॉडी 50 से जा रही थी और हैवी बॉडी 10 से आ रही थी इधर, तो आफ्टर कोलिजन हैवी बॉडी 10 से ही आती रहेगी, हैवी बॉडी की स्पीड 10 ही रहेगी। अब लाइट बॉडी के पास क्या स्पीड आएगी, वो रिबाउंड ही होनी है। लाइट बॉडी का स्पीड जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा देखिए ये वाला, दिस वन, इस फॉर्मूले में U1 को निगेटिव ले लेना, EU1 मैंने U2 को आगे लिया था तो U2 को निगेटिव ले लिया, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला प्लस बन जाता है, EU1 प्लस 1 प्लस E टाइम्स ऑफ U2, तो ये रिबाउंड होगी EU1 प्लस 1 प्लस E टाइम्स ऑफ U2 से, ठीक है। अब मैं E को अगर 1 ले लूँ तो आपके पास आएगा U1 प्लस 2U2, इलास्टिक कोलिजन में खुद की स्पीड प्लस डबल ऑफ स्पीड ऑफ हैवी बॉडी, तो आपका आंसर बन जाएगा 50 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 यानी कि 70। अगर मैं E को यहाँ पे 1/2 ले लेता हूँ तो क्या आंसर है हमारा, इफ़ E को मैं 1/2 ले लूँ तो आपके पास रिबाउंड स्पीड ऑफ लाइट बॉडी जो आएगी वो आ जाएगी 1/2, U1 है 50 प्लस 1 प्लस 1/2 U2 है 10, 25 प्लस, ये आंसर बन जाएगा 25 प्लस 10 इंटू 3/2, 15, 25 प्लस 15 इट मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड या 40 यूनिट जो भी दिया है, दिस बिकम योर आंसर। तो आई होप सो कि मैंने कोलिजन में बहुत चीज़ें आपको समझाना शुरू की है, कोशिश की। ये कोलिजन का पहला पार्ट था, अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और
आप क्या सीख पाए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट मैंडेटरी है, कमेंट ऑन वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स। ओके, थैंक यू। पढ़ाई अच्छे से करते रहें, नोट्स ज़रूर बनाएं।